तभी उन्हें पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई गहरी सिसकियां भरकर रो रही हो। किसी लड़की की रोने की आवाज आई ना अभी? हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आई, शायद उस तरफ से। लगता है कोई सच में है यहाँ पर, लेकिन शायद पीछे वाले कमरे में। वो तीनों इस बार पीछे वाले कमरे की तरफ गए तो रोने की वो आवाज और तेज हो गई। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। एक आदमी बेहद घबराया हुआ दौड़ते हुए शायद किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वो एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां बड़ी ही जर्जर हालत में एक वीरान फैक्ट्री थी, जो देखने में ही अतृप्त आत्माओं का बसेरा लग रही थी। लेकिन उस आदमी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। पूरी फैक्ट्री अंदर से अंडर कंस्ट्रक्ट थी, जैसे तो अचानक ही किसी कारण से उसका काम बंद कर दिया गया हो। भागता भागता वो आदमी सीढ़ियों में फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और जिस कमरे में कंस्ट्रक्शन का पुराना सामान पड़ा था, वो वहां एक पुरानी टंकी के पीछे जाकर छिप गया। उसका शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। तभी वहां उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। वो अचानक घबराया और उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो सामने की दीवार पर उसे एक बेहद बड़ी परछाई दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे वो परछाई छोटी होती जा रही थी और पायलों की आने वाली वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी। और अचानक ही उस आदमी के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। डर के मारे उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की। मगर उसने जो अपनी आंखों के सामने देखा, वो देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों के सामने एक बेहद भयानक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों के अंदर पुतलियों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे और वो उसे देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसके सर से लगातार खून टपक रहा था, जैसे तो अभी अभी किसी ने उसके सर पर वार किया हो। उस औरत ने अपने हाथों से अपनी गर्दन मोड़ी और उसे पीछे की तरफ घुमा दिया। उसे देखकर वो आदमी जोर से चिल्लाया और आव ताव देखे बिना ही वहां से भागा। भागते भागते वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके सर पर गहरी चोट लगी। तभी फिर से उसके कानों में वही पायलों की आवाज पड़ी। वो घबरा कर उठा और बड़ी ही तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसने गांव में जाकर उस फैक्ट्री के बारे में सबको बताया। उस फैक्ट्री को लोग पहले ही भूतिया मानते थे, लेकिन उस आदमी के साथ हुए इस हादसे के बाद तो गांव वालों में डर बढ़ता ही चला गया। इसलिए लोगों ने वहां से गुजरना तक बंद कर दिया। अरे यार, तुम लोग हंस क्या रहे हो? कोई मजाक नहीं है ये। वो फैक्ट्री पिछले 15 साल से उसी हालत में पड़ी है। सब बोलते हैं ये उसी लेडी वर्कर की आत्मा है जिसकी यहाँ काम करते हुए डेथ हो गई थी। उसके बाद जब भी उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की गई है, उतनी बार लोगों को वहाँ नुकसान हुआ है। एक बार तो 3 वर्कर्स की जान भी चली गई थी। बस ये पहली और आखिरी बार था जब गांव में कोई फैक्ट्री खुली थी। मालिक का इतना नुकसान हुआ कि उसके बाद कभी किसी ने यहाँ कोई फैक्ट्री डालने का सोचा ही नहीं। भाई, तू क्या बूढ़े लोगों की तरह सटिया गया है? गांव के लोगों ने कुछ भी बोला और तूने मान भी लिया। देख, तुझे लगता है ना कि वहां पर किसी औरत की आत्मा है, तो चल आज रात हम वहां चलते हैं और देखते हैं कौन सी आत्मा नजर आती है हमें। देखते हैं वो लेडी वर्कर हमें भी दिखती है या फिर सिर्फ तुम गंवार गांव वालों को ही नजर आती है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम भी वहां पर जाने की सोचना भी मत। तुम लोगों को तो हर बात मजाक ही लगती है। तुम्हें क्या लगता है गांव के लोगों ने अफवाह फैलाकर ये फैक्ट्री बंद करवाई है? अरे भाई, कुछ है वहाँ, ये बात पूरा गांव मानता है। अरे कोई बात नहीं राघव भैया, आपको डर लगता है तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम तीनों तो वहाँ जरूर जाएंगे, वो भी कैमरा लेकर, ताकि सबको पता चले कि वहाँ पर कुछ नहीं है। सचिन, समर और अंकित राघव के कजन्स थे
जो अपनी छुट्टियों में उनके यहाँ रुकने आए थे। राघव के लाख मना करने के बाद भी वो रात को उस फैक्ट्री में जाने के लिए निकल गए। पूरी गली में उस फैक्ट्री के अलावा दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ तक कि कोई गली का कुत्ता भी वहां नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। सचिन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी। पूरी फैक्ट्री में गहरा अंधेरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी बदबू पूरी फैक्ट्री में फैली हुई थी। अरे कितनी गंदी स्मेल आ रही है यार। कोई भूतनी होगी भी तो वो भी यहाँ इतनी गंदी स्मेल में 4 दिन में दोबारा मर जाएगी। समर की बात सुनकर सारे भाई हंसने लगते हैं। खैर अंदर के कमरों में चलकर देखते हैं क्या है वहाँ। वो तीनों टॉर्च लेकर अंदर गए, लेकिन गंदगी और मकड़ी के जालों के अलावा वहां कुछ था तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का बिखरा हुआ सामान। अरे कोई है। लगता है भूतनी जी को हमारे सामने आने से डर लग रहा है, इसलिए हमारे सामने आ ही नहीं रही। अरे लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कम से कम हमें अपने दर्शन तो दे दो। तभी वहां बहुत तेज हवा चली, बिल्कुल ठंडी, मानो तो जैसे वहां का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया हो। यार अचानक ये कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं हो गया? बाहर तो इतनी गर्मी है और यहाँ पर भी अभी तक तो गर्मी ही थी, तो अचानक इतनी ठंडी हवा। लगता है भूतनी जी हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। हमें गर्मी न लगे इसलिए शायद हमारे लिए इनविजिबल एसी चलवा दिया। अरे कहाँ हो आप भूतनी जी, हमें आपकी वीडियो शूट करनी है। तभी वहां पर उन्हें किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि सीढ़ियों से मानो अभी अभी कोई ऊपर गया हो। अरे लगा ना कि अभी कोई ऊपर गया है। हाँ लगा तो था, लेकिन शायद हमारा वहम है। पर कोई बात नहीं, वहम को दूर कर लेते हैं। चलते हैं ऊपर। यहाँ पर तो हमें भूतनी जी नहीं मिली, लेकिन क्या पता ऊपर मिल जाए। तीनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें लगा कि सीढ़ियों पर उनके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सीधे ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे तो वहां पर और ज्यादा ठंडक थी। तभी उन्हें एक रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उस रूम से कुछ आवाज आई ना, शायद उधर कोई है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अरे हाँ ऑन है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करके उस कमरे में पहुंचे तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का सामान बिखरा पड़ा था। पर तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे अभी अभी उनके पीछे से दौड़कर कोई भागा हो। यार बार बार यहाँ पर कुछ हो रहा है। कभी लग रहा है कोई पीछे से भाग रहा है तो कभी कोई पीछे चल रहा है। चलो ना घर चलते हैं। अरे ये सब नॉर्मल है यार, अंधेरे में वैसे भी हमें कुछ कुछ भ्रम हो जाते हैं, और सामान ही तो गिरा है, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तक हमें कुछ नजर थोड़ी ना आया है। हाँ लेकिन शायद कुछ नहीं है यहाँ पर, और अब मुझे नींद भी आ रही है यार। कोई फायदा नहीं यहाँ पर और देर रुकने का। चलो चलते हैं। वो तीनों जैसे वहां से जाने लगे और सीढ़ियों की तरफ पहुंचे तभी उन्हें पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई गहरी सिसकियां भरकर रो रही हो। किसी लड़की की रोने की आवाज आई ना अभी? हाँ यार आवाज तो मुझे भी आई, शायद उस तरफ से। लगता है कोई सच में है यहाँ पर, लेकिन शायद पीछे वाले कमरे में। वो तीनों इस बार पीछे वाले कमरे की तरफ गए तो रोने की वो आवाज और तेज हो गई। उन्होंने कमरे की तरफ टॉर्च घुमाई और कमरे के अंदर गए। सामान के पीछे एक लड़की अपने घुटनों में अपना चेहरा दबाए हुए रो रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उसे देखकर वो तीनों घबरा गए। उन तीनों की आहट महसूस कर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसके चेहरे पर जगह जगह से खून निकल रहा था, जैसे तो किसी ने उसे खूब मारा हो। कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम्हारी ये हालत? मैं अपने काम से घर जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बहुत गलत किया।
मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े उनके सामने, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। प्लीज मेरी मदद कर दो, पुलिस को बुला दो। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और घबराओ मत, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे ओ पागल आदमी, मौका खुद चलकर हमारे पास आया है और तू मौके को ऐसे ही गंवाना चाहता है। अरे मैडम जी, वो क्या है ना, हम इतने अच्छे लड़के नहीं है कि आपकी मदद करें, और वैसे भी गलती तो आपकी है। जब पता है रात को लड़कियों के साथ क्या क्या होता है तो घर टाइम पर पहुंचना चाहिए ना। पहले तो बॉयफ्रेंड के साथ टाइम पास कर रही होगी और फिर आने में देरी हो गई तो ये सब तो होगा ही। अरे तुम दोनों ये सब क्या बोल रहे हो? यहाँ बेचारी उस लड़की के साथ इतना गलत हो गया है और तुम दोनों हो कि ऐसे बकवास कर रहे हो। अरे अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है समर भाई, और तुम्हें इस लड़की पर इतना तरस आ रहा है ना, तो जाओ यहाँ से और हमारा रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें इसे हाथ भी लगाने नहीं दूंगा, दूर हटो। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर अंकित और सचिन उसका गलत फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन समर बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अंकित और सचिन ने समर को धक्का दे दिया और समर का सर वहां एक लोहे के पाइप से जा लगा। अचानक उसके सर से खून बह निकला और वो लड़खड़ाता हुआ वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वो दोनों किसी वहशी दरिंदों की तरह उस लड़की के ऊपर झपटे। वो लड़की खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ भी नुकसान पहुंचा पाते, उसका वो रोना भयानक हंसी में बदल गया। उसका चेहरा भयानक जला हुआ और आंखों की पुतलियां अंदर को पलट गई। उसका ऐसा रूप देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, वो अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी गर्दन को अपने हाथों से घुमाते हुए वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। बचने के लिए वो अपने कदम पीछे की ओर कर रहे थे और तभी सामान से टकराकर वो दोनों नीचे गिर गए। वो उनके पास गई और अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन को मरोड़ दिया। पूरी फैक्ट्री में उनकी दर्द भरी चीख गूंज गई, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपने हाथों से उन दोनों की खोपड़ियों को कमरे के दरवाजे पर टांग दिया। हवा के साथ साथ उनकी गर्दन बार बार दरवाजे से लगकर टक टक की आवाज कर रही थी। तभी बार बार आने वाली उस आवाज से समर की आंख खुली। उसने जब अपने माथे को छूकर देखा तो अभी भी माथे से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उन्हें ढूंढने के लिए कमरे की तरफ गया, लेकिन दरवाजे पर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। सचिन और अंकित की खोपड़ियां दरवाजे पर लटकी हुई थी। ये देखकर उसकी सांस हलक में अटक गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। उसने डरते हुए पीछे देखा तो वही भयानक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर समर घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इन दोनों को मारना जरूरी था। क्या तुमने इन्हें मार डाला? लेकिन क्यों? और वो लड़की कहाँ है? मुझे उसकी मदद करनी है। वो लड़की मैं ही हूँ। क्या तुम? लेकिन तुम वो कैसे हो सकती हो? वो तो आज से 15 साल पहले जब ये फैक्ट्री बन रही थी तो मुझे भी यहाँ पर लेबर का काम मिला, लेकिन एक रात मुझे घर जाने में देरी हो गई और कुछ मजदूरों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं किसी के सामने अपना मुंह न खोल दूं, इसलिए मुझे मार डाला। ये दोनों भी वही करना चाहते थे, इसलिए इन्हें मार डाला मैंने। मुझे जो भी ऐसा नजर आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती। अगर ऐसे लोग जिंदा बचते हैं ना तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करते हैं। ऐसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। तुम नेक हो, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो इनका हुआ है। इतना बोलकर वो भयानक औरत वहां से गायब हो गई।
समर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज रात उसके सामने ये सब क्या हुआ, लेकिन जो हुआ वो हकीकत थी। अगले दिन अंकित और सचिन के शरीर को वहां से बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। काश वो उस रात वहां पर आते ही नहीं, तो शायद उनके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं, या फिर शायद उनके इरादे अगर नेक होते तो वो भी समर की तरह ही वहां से जिंदा लौट कर आ पाते।